लंबे हाथ वाली भाभी ने सजाई पत्तों से ननंद की डोली। अर्चना का एक गरीब घर था। वो चूल्हे पर खाना बना रही थी। अरे, मैं आलू तो बाहर आंगन में ही भूल गई, वहीं काट रही थी। कावेरी से मंगा लेती हूँ। अरे वो कावेरी, कावेरी, जरा आंगन से आलू तो उठा कर लाइयो। चूल्हे पर कढ़ाई काली हो रही है। अरे सुनती क्यों नहीं है तू कुछ भी कावेरी। तभी सिर पर अमन अपनी बहन के टपली मारता है। अरे तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? माँ कब से तुझे बुला रही है। क्या है? तूने मुझे क्यों मारा? मैं माँ से बोल दूंगी अब कि हाथ चला रहा है। सुनाई नहीं देता तुझे? माँ कब से बोल रही है। पहले उधर जा, नहीं तो एक और मारूंगा खींच कर। फिर गुस्से में कावेरी आंगन से आलू लाकर अपनी माँ के सामने पटक देती है। क्या है आपको? आप अपने काम को खुद नहीं कर सकती हो क्या? बार बार मेरा नाम लेकर मुझे परेशान करती रहती हो। तू जैसी आफत से परेशान हो गई हूँ मैं। बस माँ खाना बना कर दे दे। निकम्मी कहीं की, तू घर का एक काम नहीं करती है। हाँ, मैं करूँगी भी नहीं। इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है आपको तो उस पागल की शादी कर दीजिए, ताकि घर में एक भाभी आ जाए और नौकरों की तरह आपका काम में हाथ बटा दे। तू है ही निकम्मी, बचने के तरीके बताएगी, लेकिन बातों ही बातों में तूने सही बात कह दी। तेरे भाई की ही शादी कर देती हूँ। करनी तो तेरी भी है, क्योंकि काम तो तू मेरा एक भी नहीं करती। ससुराल में जाएगी तब पता चलेगा। हो गया आपका? कावेरी मुंह फुलाकर कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनने लगती है। वहीं अर्चना खाना बनाकर अपने बेटे से कहती है, अमन बेटा, तेरी बहन ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। घर का एक काम नहीं करती है। तू ही शादी कर ले ताकि एक बहू आ जाए। आप मेरी शादी कर दीजिए, मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकता। अरे अर्चना, परेशान मत हो। आज ही मैंने अपने दोस्त की बेटी की बात की है। मुझे तो रिश्ता सही लगता है। तुम बोलो तो बात आगे बढ़ाऊं? अरे आप शादी की बात कर लीजिए। ठीक है। अगले दिन ही नागेंद्र अपने बेटे अमन की शादी अपने दोस्त की बेटी रोशनी से तय कर देता है। वो बहुत भोली भाली और दर्जी में निपुण लड़की थी। अगले महीने ही दोनों की शादी हो जाती है, जहां अर्चना बड़े प्यार से अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। अरे वाह, मेरी बहू तो बड़ी प्यारी है, नजर ना लगे। थू 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 थू। बड़ी नजर उतार रही है अपनी बहू के आते ही। अरे माँ, ये आप कैसी भाभी लेकर आई हो? जरा इनके हाथ देखना, खली जैसे हाथ हैं, लंबे लंबे। लोगों की टांग खिंचाई होती है, लगता है उनकी किसी ने हाथ खिंचाई कर दी है। भूल मत, मेरी शादी हो गई है। मैं तेरी फालतू गिरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाना, खेवड़ी सी शक्ल के शादी करके अपने आप को राहुल महाजन समझ रहा है। कावेरी, शर्म करो। तुम्हारे भाई की अब शादी हो गई है। भाभी के सामने तो ऐसे मत बोलो। और क्या, सही बोल रहे हैं तेरे पापा। ये सही चमकाया है आपने इसको, इसी के लायक है ये। देख लो मम्मी पापा, ये भी फालतू बोल रहा है। अरे अमन जी, कावेरी आपकी छोटी बहन है, जाने दीजिए ना। और वैसे भी मम्मी पापा भाई बहनों में तो अक्सर नोकझोंक चलती ही रहती है। देखा, मेरी बहू कितनी समझदार है। वो तो है। चलो बच्चों, आराम कर लो। सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह से रोशनी एक आदर्श बहू की तरह घर के सारे काम बखूबी संभाल लेती है और पहली रसोई में खाने में सबसे तारीफ पाती है। तभी अर्चना खुश होकर उसे अपने गले से पतली सी सोने की चेन उतार कर देती है, जिससे कावेरी बहुत चिढ़ जाती है। माँ को इस पर कल से बड़ा प्यार आ रहा है, सोने की चेन भी उतार कर दे दी। मैं मांग रही थी तो दी नहीं। शुक्रिया माँ जी, पर इसकी क्या जरूरत थी? अरे रख ले, इसकी जरूरत थोड़ी पड़ती है, ये तो शगुन होता है। एक दिन अर्चना कावेरी को जाले साफ करने को कहती है। मैं आपका ये काम क्यों करूं? आपकी बहू है ना लंबे हाथों वाली, इतने लंबे हाथ तो कानून के भी नहीं होते हैं, उससे ही करवा लो सफाई। वैसे भी आप उसको ही ज्यादा लाड प्यार करती हो। ठीक है, पर मुझे तेरी तरफ से जलने की बू आ रही है। माँ जी, आप ये सब मत कहिए, मेरे लंबे हाथ है ना, मैं ही कर दूंगी 1 मिनट में। ये बोलते ही रोशनी घर के जालों को अपने लंबे हाथों से साफ कर देती है, जिसे देखकर अर्चना फिर उसकी तारीफ करती है। वक्त गुजरता है, कावेरी का अपनी भाभी से चिढ़ना कम नहीं होता है। घर की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ जाती है। दरअसल अमन का काम ठीक से नहीं चलता है और एक दिन वो इतना परेशान होता है कि बीच रास्ते पर चल रहा था। एक आदमी उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर तब तक ट्रक वाला आकर उसको उड़ा देता है, जिसमें अमन की मौत हो जाती है और घर के सभी लोग रोने लगते हैं। यहाँ तक कि कावेरी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। भैया, भैया वापस आ जाओ, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए?
हे भगवान, माँ जी अब मैं इनके बिना कैसे रहूंगी। इतनी जल्दी उन्होंने इनको अपने पास बुला लिया। चुप हो जा बहू, आखिर विधि के विधान को कौन रोक सकता है। फिर अमन का अंतिम संस्कार किया जाता है। घर के हालात बद से बदतर हो गए थे। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? जरा से आलू रखे हैं, सब खाना भी नहीं खा पाएंगे और बर्तन भी गंदे हो जाते हैं। उसके लिए साबुन चाहिए और कपड़ों के लिए भी यही दिक्कत है। अब बहू घर में पैसों की दिक्कत तो आएगी ही। तेरे ससुर जी तो काम करते नहीं थे, सारा काम हमारा अमन ही करता था। माँ जी, मेरे पास एक तरीका है जिससे बर्तन ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। वो आपने देखा होगा, पत्तों के डोने बनते हैं। मुझे वो आता है, मैं बना दूंगी। और दर्जी का काम भी आता है, वो भी कर लूंगी। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं बहू, अगर तेरी इच्छा है तो कर ले। फिर रोशनी बहुत सारे पत्ते इकट्ठे करके कटोरी, प्लेट वगैरह बना लेती है और बाहर कपड़ों की सिलाई का बोर्ड लगा देती है, जिससे आसपास के गांव वाले लोग भी उससे कपड़े सिलवाते हैं। अरे रोशनी बहू, तुम्हें दर्जी का काम आता है ना? जरा मेरे कपड़े सिल दो और एक ब्लाउज भी सिल देना, और मेरी बेटी का सूट भी है। आप निश्चिंत रहिए, मैं 3 दिन में करके दे दूंगी। इस तरह दर्जी का काम करने से घर का थोड़ा खर्च चलने लगता है। वहीं पत्तों की प्लेट में खाना खाकर नागेंद्र कहता है, अरे वाह बहू, तुमने पत्तों की प्लेट की कटोरी बनाकर बहुत दिमाग लगाया है। शाबाश बहू। शुक्रिया पापा जी। अरे ये कावेरी तो अभी भी अपनी भाभी का कोई हाथ नहीं बटाती है। वैसे मैंने इसके लिए लड़का देख लिया है, अब मैं इसकी शादी कर दूंगा। पापा, अगर आपने लड़का देख भी लिया है ना, तो कोई अमीर घर का लड़का देखना। मैं किसी गरीब घर में जाकर ऐसा काम नहीं करूंगी, भाभी की तरह नौकरानी वाला। मेरी शादी करनी है तो ढंग से करना, वरना मुझे नहीं करनी शादी। आप परेशान मत होइए, मैं आपकी शादी की जिम्मेदारी लेती हूँ, सब अच्छा होगा। 6 महीने गुजर जाते हैं। पाई पाई जोड़कर रोशनी दर्जी का काम करके कावेरी की डोली मंगाती है, लेकिन कोई उसे चुरा लेता है। ओ बहू, मेरी साड़ी तो फट गई साइकिल में फंसकर। अब क्या करूं? समधन के घर के लोग आ रहे होंगे। उससे बड़ी परेशानी तो माँ जी ये है कि मैंने दीदी को इतनी महंगी डोली मंगाई थी, वो गायब हो गई। अब क्या करूं? आइडिया, मेरे पत्ते ही काम आएंगे। आपको मैं पत्तों की साड़ी बनाकर दूंगी और दीदी की डोली भी सजाऊंगी पत्तों से, और थोड़े फूल से भी महका दूंगी। ये क्या बकवास है? मैं कोई जोकर नहीं हूँ जो फूल पत्तों की डोली में बैठूंगी। मुझे नहीं करनी शादी। दीदी आप थोड़ा सब्र तो कीजिए, वैसे भी बाहर मेहमान हैं। फिर रोशनी जल्दी से ढेर सारे हरे पत्ते इकट्ठे करके अपनी सास के लिए एक साड़ी सिलकर तैयार करती है और उसमें भी फूल लगा देती है। फिर अपनी ननद के लिए पत्तों की डोली सजाती है। वहीं दूसरी ओर कावेरी सुमित नाम के लड़के से फेरे लेती है और अर्चना पत्तों की साड़ी पहनकर बाहर जाती है, जहां लोग उसकी तारीफ करते हैं और विदाई के समय सब उसकी डोली को देखकर बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, ये पत्तों की डोली तो बहुत ही अच्छी लग रही है और यहाँ से खुशबू भी आ रही है। किसने बनाई? मैंने बनाई। अच्छी है ना? विदाई का समय हो रहा है, मिल लो। अरे आपकी साड़ी भी अच्छी लग रही है, जरूर ये आपकी बहू ने बनाई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। बहू, तेरी भाभी ने तो बहुत अच्छी डोली बनाई है। जी माँ जी। उसी वक्त कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और भाभी के गले लगकर वो कहती है, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको ना जाने क्या क्या बोला। आपके हाथों के बारे में बहुत कुछ बोला और इस हाथों से आपने मेरे लिए जो डोली बनाई है सब बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया। अरे अरे कोई बात नहीं दीदी, आप तो मेरी बहन जैसी हैं। मैं तो भूल भी गई कि मुझे बुरा भी नहीं लगा कभी। अब ससुराल जा रही हूँ तो खुश हो जाइए। जी भाभी, आपका शुक्रिया और सॉरी। इस तरह घमंडी ननंद की पत्तों से बनाई डोली में उसकी विदाई हो जाती है और रोशनी भी अपने पत्तों से बनाई अलग अलग चीजों को बनाकर बेचती है, जिससे वो घर के खर्चे को आराम से निकाल लेती थी। एक सास की 3 जादुई बहुएं। गरीब सीबो अपने तीनों बेटे अखिलेश, चंदर और गोपी की शादी चंद्रिका, उर्वशी और मोहिनी से मंदिर में करके उन्हें बहू बनाकर घर ले आती है। आओ मेरे घर की लक्ष्मियों, मेरे छोटे से घर में तुम तीनों का स्वागत है। तीनों गृह प्रवेश करके अंदर आती हैं और अपनी सास के पैर छूती हैं।
सदा सुहागन रहो, खूब खुश रहो, भगवान तुम तीनों को हर खुशी दे। फिर सीबो अपनी तीनों बहू का मुंह ताकते हुए सोचने लगती है, हे भगवान, इस झोपड़ी की एक छोटी सी जगह में मेरी 3 नई नवेली बहुएं कैसे रहेंगी। काश कि यहाँ 3 कमरे होते। इतना कहते ही गरीब सीबो की छोटी सी झोपड़ी में 3 अलग अलग कमरे बन जाते हैं। अम्मा, ये देखो, हमारी छोटी सी झोपड़ी में 3 कमरे कैसे आए? मुझे गरीब की विनती सुनने के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद ऊपर वाले। इस बात को सीबो भगवान की दया समझती है। अगली सुबह उसकी तीनों बहुएं रसोई में आती हैं। अरे, आज तो हम तीनों की पहली रसोई है ना, मगर ये क्या, रसोई में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। अब बिना राशन के हम अपनी पहली रसोई में क्या पकाएंगी? चंद्रिका, भले रसोई में राशन नहीं, मगर हम तीनों के पास जादुई शक्तियां तो हैं जिससे हम इस खाली भंडार को भर सकते हैं। ये कहते हुए तीनों मुस्कुराकर अपने जादुई हाथों को घुमाते हुए राशन के खाली डब्बों को छूती हैं। तभी उनके हाथों से सुनहरी रोशनी डब्बे में समाती है। वो सभी राशन से लबालब भर जाते हैं। तभी रसोई के दरवाजे पर खड़ी सास अपनी तीनों बहुओं को ये जादू करते हुए देख लेती है और कहती है, कौन हो तुम तीनों? माँ जी, हम आपकी बहुएं हैं। तुम तीनों जादूगरनी हो। मैंने अभी अभी तुम तीनों को जादू करते देखा है। तुम तीनों आम इंसान नहीं हो। बताओ, कौन हो तुम? अपनी सास के पूछे गए सवालों को सुनकर वो तीनों अपनी बीती जिंदगी में खो जाती हैं। मोहिनी, इन बादलों को अपने हाथों से छूने में कितना अच्छा लग रहा है। हाँ अप्सरा चंद्रिका, मगर इन बादलों का सफेद और नीला रंग ही तो इसकी सुंदरता है, जैसे कि हम तीनों की सुंदरता है हमारा अप्सरा होना। उर्वशी, चंद्रिका और मोहिनी अपनी जादुई शक्ति से बादलों से खेल रही होती हैं। उनका गोरा रंग और चंचल चितवन देखकर स्वर्ण के हर राजा तीनों पर दिल हारे बैठे हुए हैं। अरे, तुम दोनों को स्मरण तो है ना, आज राजा नरेश ने उत्सव में आने के लिए हमें आमंत्रण भेजा है। फिर तीनों अप्सराएं तैयार होकर उत्सव में आती हैं कि जहाँ राजा नरेश कहते हैं, आओ उर्वशी, चंद्रिका, मोहिनी, मैं स्वर्गलोक का राजा नरेश संपूर्ण स्वर्गलोक वासियों के सामने तुम तीनों से विवाह करके अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। किंतु हम अप्सराओं को ये विवाह स्वीकार नहीं है। आपने खुद को दर्पण में देखा है, कभी राजा हुए तो क्या? सत्य कहा चंद्रिका। और राजा नरेश, आपसे शादी तो दूर, आप हमारे मोची बनने के लायक भी नहीं। तीनों जादुई अप्सराओं से अपनी हंसी उड़ाने पर राजा नरेश गुस्से में कहते हैं, कदाचित नहीं, बस करो तुम तीनों। मैं राजा नरेश तुम तीनों अप्सराओं से तुम्हारी जादुई शक्तियां छीनता हूँ, तुम्हें स्वर्गलोक से निष्कासित करता हूँ। अब तुम तीनों अपनी इसी सुंदरता के साथ पृथ्वी लोक पर चली जाओ। राजा के इतना कहते ही वो तीनों अप्सराएं गरीब लड़कियों के भेष में धरती पर आ जाती हैं और दिन भर इधर से उधर भटकते हुए वो एक झोपड़ी के आगे आकर भूख भरी नजरों से झोपड़ी के अंदर बैठी गरीब सीबो की थाली को निहारने लगती हैं। क्या हुआ, तुम तीनों को कुछ चाहिए? हम तीनों को भूख लगी है माँ जी, हमें थोड़ा खाना मिलेगा क्या? मगर मुझ गरीब के पास तुम तीनों को खिलाने के लिए बस ये नमक और रूखी रोटी है, और कुछ भी नहीं। माँ जी, भूख में तो रूखी सूखी रोटी भी अमृत जैसी लगती है, हमें यही खिला दीजिए। ये कहकर वो तीनों नमक रोटी खा लेती हैं और कहती हैं, आपने हम तीनों को खाना खिलाया है, बदले में हमें अपने घर का काम करने दीजिए। इसके बाद तीनों, चंद्रिका और उर्वशी, पूरी झोपड़ी साफ कर देती हैं और मोहिनी बर्तन मांज देती है। अच्छा माँ जी, अब चलते हैं। मगर तुम जाओगी कहाँ? पता नहीं माँ जी, हम तीनों का इस दुनिया में अपना कहने को कोई भी नहीं। तो फिर आज से तुम तीनों मेरे साथ रहोगी। इसके बाद वो तीनों वहीं रहकर सारे काम करती। फिर एक दिन, क्या बात है माँ जी, आपके पैरों में दर्द है क्या? लाइए माँ जी, मैं दबा देती हूँ। फिर चंद्रिका को पैर दबाते देखकर सीबो कहती है, बेटी, जब से तुम तीनों मेरे घर में आई हो, जैसे मेरे इस बेजान से घर में जान आ गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों मेरी बहू बन जाओ। इसके बाद तीनों शादी के लिए हाँ करती हैं। शादी की शुभ हल्दी लगते ही उनकी जादुई शक्तियाँ उन्हें मिल जाती हैं। वहीं सीबो उदास होकर कहती है, अपनी इस गरीब सास को माफ कर देना बहुओं। वैसे तो होने वाली बहू को शादी का जोड़ा उसके ससुराल से आता है, मगर मुझ गरीब के पास इतने पैसे नहीं हैं। अपनी सास को इस तरह से परेशान देखकर वो तीनों जादुई बहुएं आपस में बात करती हैं। हम तीनों को शादी का जोड़ा ना दे पाने के कारण माँ जी कितनी उदास हैं। मगर मोहिनी, अब तो हम तीनों को हमारी जादुई शक्तियाँ मिल गई हैं, तो हम अपनी होने वाली सासू माँ के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं।
ये कहकर वो तीनों जादुई बहुएं अपनी शक्तियों से शादी के जोड़े प्रकट करती हैं और अपनी सास को देते हुए कहती हैं, ये लीजिए माँ जी, अब ये शादी का जोड़ा हम तीनों को आप अपने आशीर्वाद के साथ दे दीजिए। मगर ये शादी का जोड़ा तुम तीनों के पास कहाँ से आया? जी वो ये शादी का जोड़ा हमें एक बूढ़ी अम्मा ने दिया था। ये बोलकर वो बात को टाल देती हैं, जिसके बाद सीबो शादी करके उन तीनों को बहू बनाकर ले आती है। माँ जी, अब तो आपको यकीन हो गया है कि हम तीनों आपकी जादुई बहुएं हैं। याद कीजिए माँ जी, जब हम तीनों शादी के जोड़े में ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी, तब आपने मन में 3 कमरे मांगे थे, वो भी हमारे ही जादू से हुआ था। क्या सच में? मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे मेरे घर की लक्ष्मी के रूप में 3 जादुई बहुएं मिली हैं। अच्छा माँ जी, अब जल्दी जल्दी से बताइए कि आप अपनी तीनों जादुई बहुओं के हाथों से क्या खाना चाहोगी? मेरी बहुएं खुशी से जो भी बनाएंगी मैं खा लूंगी। इसके बाद वो तीनों बहुएं अपनी जादुई शक्तियों से बिना चूल्हा फूंके खाना बनाती हैं। कोई अपने हाथ का जादू चलाती है तो कोई आंखों का, जिसे खुद ब खुद चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई से पूरियां तलती हैं, तो किसी पर अपने आप सब्जियां बनती हैं। तभी ये नजारा उन तीनों के पति भी देख लेते हैं। अरे बाप रे, ये क्या अम्मा की तीनों बहुएं जादू करनी है? मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा अखिलेश, ये कैसे जादू से अफलातून की तरह बिना चूल्हा फूके खाना बना रही हैं? इसके बाद तीनों जादुई बहुएं अपनी सास और पति को खाना परोसती हैं। तभी अखिलेश कहता है, अम्मा जानती हो तुम्हारी तीनों बहुएं जादू करनी है। माँ जी जानती हैं अखिलेश जी, हमें बहुत सारे जादू आते हैं। अच्छा, तो फिर इस झोपड़ी को अपने जादू से बड़े घर में बदल कर दिखाओ। बस इतनी सी बात। ये देखिए फिर तीनों बहुएं जैसे ही अपना जादू चलाती हैं, उनकी झोपड़ी एक बड़े और सुंदर घर में बदल जाती है, जहां वो अपने पति और सास के साथ खुशियों भरी जिंदगी बिताने लगती हैं। तभी स्वर्ग लोक के राजा ढूंढते हुए उन तीनों को लेने आते हैं। उर्वशी, चंद्रिका, मोहिनी, हम तुम तीनों अप्सराओं को लेने आए हैं। चलो, पूरा स्वर्गलोक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सुनकर उर्वशी, चंद्रिका और मोहिनी की आंखों में आंसू भर आते हैं। और फिर हम तीनों स्वर्गलोक नहीं जाना चाहती हैं, हम यहीं इस धरती पर माँ जी के साथ रहना चाहती हैं। हम यहीं खुश हैं। हाँ, अब यही हमारा संसार है। ठीक है, अगर तुम तीनों इस धरती पर ही रहना चाहती हो तो तुम तीनों को अपनी जादुई शक्तियों का त्याग करना होगा, वो भी इसी पल। इसके बाद तीनों बहुएं अपनी जादुई शक्तियां त्याग करके अपनी गरीब सास और पति को चुनती हैं। तभी सीबो भरी आंखों से उन्हें देखते हुए कहती है, कोई बात नहीं बहुओं, भले ही तुम तीनों की जादुई शक्तियां तुमसे छिन गई हैं, मगर मेरे लिए तुम तीनों आज भी मेरे घर की लक्ष्मी हो और हमेशा रहोगी। ये सुनकर वो तीनों अपनी सास के गले लग जाती हैं और अपनी जादुई अप्सरा होने की पहचान को भुलाकर गरीब सीबो की बहू बनकर खुशियों भरी जिंदगी बिताने लगती हैं।